हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एंड द एम्पियर को। तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है उसमें जो चीजें आज यूज होने वाली हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये पढ़ा था हम लोग ने कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की लेंथ अगर एल है और इस एल लेंथ के कंडक्टर को अगर हम प्लेस करें एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ और इस कंडक्टर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है थीटा। और ये एंगल कैसे देखते हैं? जब हम इस कंडक्टर में देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो कंडक्टर ऐसा है और इस पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन पे है। तब हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में ही इस एल की डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं। यानी कि जो एक हम लोग मानते हैं कि एल एक वेक्टर है और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन है, ठीक है। फिर अब क्योंकि यहां पर ये कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है ये रखा हुआ है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो इस जो ये कंडक्टर है इस पे लगता है एक फोर्स, और वो जो फोर्स लगता है वो हम लोग का लगता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। ये हम लोग का होता है वेक्टर नोटेशन में। इसी को अगर हम चाहें तो इस पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और वो हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्लियर? ये चीज निकल कर आ जाएगा। तो इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। और साथ में जो हम लोग ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए, इन सब चीज की हम लोग को आज जरूरत है, ठीक है। तो आज हम लोग जो करेंगे वो क्या देखेंगे कि जब हमारे पास टू पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें कि करंट फ्लो कर रहा है, या सिंपली हम कहें कि टू पैरेलल करंट्स, तो उनमें किस तरीके से फोर्स एक्ट होता है, उनके बीच में आपस में कैसा फोर्स लगता है वो हमें फाइंड करना है। साथ ही में जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनको कि आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, उसमें से एक यूनिट थी एम्पियर, ठीक है। उसमें से एक यूनिट थी क्या? एम्पियर। तो ये जो एम्पियर यूनिट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है आज हम लोग पढ़ेंगे। जब आपने क्लास 11th में यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने उस समय ये जरूर पढ़ा होगा कि हम इसको आगे चलकर पढ़ेंगे, तो वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1 एम्पियर किस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्योंकि देखिए एम्पियर जो होता है वो यूनिट है हम लोग की किस चीज की? करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। एम्पियर जो है हम लोग की वो यूनिट है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखिए एक्चुअली यहां पर जब एम्पियर शब्द ऐसे लिखते हैं हम लोग एक वर्ड के फॉर्म पे लिखते हैं, तो एम्पियर क्योंकि यूनिट नाम पड़ा है किसी साइंटिस्ट के नाम पर, तब हम लोग उसको स्मॉल लेटर्स पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी पे भी लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये AMPEER, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वो क्योंकि वो सारे कैपिटल लेटर्स ही यूज किए गए इस वजह से वहां पर कैपिटल लेटर लिख दिया गया। बाकी इसको जब एक्चुअल में हम लोग इस कैपिटल और स्मॉल के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर्स ही लिखते हैं, ठीक है। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट जो ली जाती है उसको इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर? ये चीज भी पता होनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो एम्पियर जैसे कि न्यूटन भी होता है ना, तो जब हम लोग न्यूटन लिखते हैं तो कैपिटल N इस तरीके से होता है, और उस पर जब नेम लिखते हैं न्यूटन फोर्स की यूनिट तो ये लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये टाइप हुआ है, इसको इग्नोर करिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कंसीडर करेंगे दो पैरेलल करंट्स। दो पैरेलल करंट्स, अब दो पैरेलल करंट्स को कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे? हम सिंपल सा यहां पर कंसीडर करेंगे दो वायर्स, ठीक है, या फिर दो रॉड्स जिनमें कि करंट फ्लो कर रहा हो, और वो दोनों के दो रॉड कैसे होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो ये देखिए जैसे कि एक रॉड कंसीडर किया A और दूसरा कंसीडर किया B। अब ये जो रॉड है इनमें खास बात ये है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग।
ठीक है, यानी कि आपको पिछले लेक्चर्स में जो डिस्कस किया था वो याद आना चाहिए, और वो क्या था, अप्रोक्सीमेशन, कि जो इस रॉड की लेंथ होगी, ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके रेडियस से। इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस होगा इस रॉड का वो होगा ज्यादा, ठीक है, मतलब जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी इसके क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। तो यहां पर हमें लेना है क्या, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो। तो दो ये मान लिए ए और बी, इसमें माना कि इस पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है आई ए, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है आई बी। नाम दे दिया, ठीक है, इस पे आई ए नाम दे दिया और इस पे आई बी नाम दे दिया। अब होगा क्या कि जब इनमें करंट फ्लो कर रहा है तो सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ कर आए हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो कंडक्टर है ये प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसी टाइम पर क्योंकि यहां पर भी करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा जो कि इस पॉइंट पर लगेगी, ठीक है, यहां पर होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चारों तरफ मौजूद है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसके चारों तरफ मौजूद है। यानी कि अगर गौर से हम लोग देखें तो इसकी प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये वाला कंडक्टर, और इसकी प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ये वाला कंडक्टर। यानी कि अगर इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका नाम अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से हुई तो बी ऐसे नाम दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा बीबी। यानी कि यहां पर अब ये जो कंडक्टर है आइए, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर बी की वजह से। सिमिलरली अगर इस कंडक्टर को देखें, ये जो बी वाला कंडक्टर है, ये बी वाला कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, इसमें देखिए करंट आई बी फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि प्रोड्यूस हो रही है किससे, इस ए वाले कंडक्टर से। यानी कि ये वाला कंडक्टर जो है ये प्लेस्ड है बी ए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किस पे प्लेस्ड है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। क्लियर। तो होगा क्या कि अब हम लोग जो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल था उसका इस्तेमाल करें कि इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर उसको हम लोग फाइंड करें तो देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करिए राइट हैंड के, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो इस जगह पर पॉइंट करेंगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ये किसकी वजह से है, इस पहले वाले कंडक्टर ए की वजह से, ठीक है। तो अब यूज होगा हम लोग का ये वाला फॉर्मूला जहां पर कि ये क्या बताता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि इस कंडक्टर पे लगेगा फोर्स जिसको कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें। देखिए इसके लिए हमें चाहिए होगी इस कंडक्टर की एक लेंथ, ठीक है। तो अब ये क्योंकि ये इनफाइनाइटली साइज के हैं, ठीक है, ये जो कंडक्टर्स हैं वो कैसे इनफाइनाइट साइज के हैं, तो मान लेते हैं इनका एक छोटा सा हिस्सा जो जिसकी की लेंथ कितनी है, एल है, कितनी लेंथ है, एल लेंथ मान लिया। क्लियर। तो अब होगा क्या, इस कंडक्टर में लगेगा एक फोर्स, तो उस फोर्स को अगर हम लोग नाम दे दें एफ बी ए, क्या नाम दे दें, एफ बी ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू ए, यानी कि एफ बी ए जो है वो हो गया क्या, फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू ए, ठीक है, ड्यू टू ए, ये हो गया हम लोग का एफ बी ए का मतलब। क्लियर। तो अब इस
जो ये कंडक्टर है इस पे लग रहा है फोर्स, और उसको हम लोग निकालेंगे इसकी हेल्प से। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे, कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो हमें एल और बी के बीच में देखना पड़ेगा कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो इसको अगर इनके अकॉर्डिंग हम लोग, मतलब कि इसकी वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट करें तो ये हो जाएगा एफ बी ए इज इक्वल टू, अब ये जो करंट है वो किस पे फ्लो कर रहा है, ये वाले रॉड पर, और ये कितना है, आई बी करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर हम लोग ने लेंथ कितनी कंसीडर करी है, एल लेंथ कंसीडर करी है। देख रहे हैं कि एल लेंथ में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इसकी वजह से। देखिए फोर्स हमेशा कोई एक्सटर्नल एजेंट ही लगाता है, इंटरनल एजेंट कभी भी फोर्स अपने आप में ही एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसी कुर्सी में धक्का नहीं लगा सकते। बात समझ पे आ रही है? आपको अगर अपनी कुर्सी मूव करनी है तो या तो जमीन में धक्का लगाना पड़ेगा, तब वो जमीन आप पर फोर्स लगाएगी और आप मूव करेंगे, या आप दीवार पे धक्का लगाइए तो वो उसकी वजह से आप मूव करेंगे। आप अपने आप पे कभी भी फोर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सेम यहां पर भी है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पे फोर्स जो लगेगा वो किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से लगेगा। और यहां पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, इस पहले वाले कंडक्टर की वजह से। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी ए होगी। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर बी। तो अगर बी वाले कंडक्टर पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो पड़ोस में रखा हुआ है, पैरेलल एक कंडक्टर रखा हुआ है, उसकी वजह से होगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लगने वाला इस पे फोर्स। अब बात आती है कि ये जो बी ए है इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो बी ए है इसकी वैल्यू कितनी है। तो इस बी ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए रिकॉल करिए पिछले लेक्चर्स पे, जहां पर कि हम लोग ने एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज किया था और फाइंड करा था एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हमारा कंडक्टर है जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट आर में, मतलब इस पॉइंट पी में जो कि आर डिस्टेंस पे है, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, ये बात समझ पे आई? ठीक है, तो अब इस कंडक्टर की वजह से, देखिए इस कंडक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पर, ठीक है, इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बतानी है। तो यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। उस डिस्टेंस को हम लोगों ने कंसीडर किया है डी। कितने डिस्टेंस कंसीडर करिए, डी। यानी कि दो जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग ने डी मानी है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस ए वाले की वजह से वो निकल कर आ जाएगी बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, ए वाले कंडक्टर की, तो यहां पर करंट भी ए वाले कंडक्टर का होगा, और 2 पाई आर की जगह पर हो जाएगा डी, क्योंकि ये देखो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो इस डी के बराबर है, तो इसको डी लिख दिया। यानी कि ये बी ए की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इस बी ए को पुट कर देंगे हम लोग इस जगह पर, तो जब इसको यहां पर पुट करेंगे तो एफ बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी इंटू एल इंटू बी ए की जगह पर आ जाएगा हमारा कितना, आई बी एल, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट। ठीक है, ये म्यू नॉट हो गया। उसके बाद फिर आई ए ये लिख दिया, फिर आई बी ये लिख दिया, उसके बाद ये एल आ गया, फिर आ गया 2 पाई डी, ये 2 पाई डी। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, ये जो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है इसके पैरेलल में रखे हुए एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से,
ठीक है, बात समझ पे आई। ये कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक प्लेस्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रही है इसके पैरेलल में रखे हुए कंडक्टर की वजह से। और वो जो करंट है वो कौन सा है, आई ए है, इस पे आई बी है। तो या इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी ए मैग्नेटिक फील्ड है। वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने एफ बी ए फाइंड कर लिया। और इतना जो फोर्स लग रहा है एफ बी ए वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, जब हमने माना कि यहां पर कंडक्टर की एल लेंथ को कंसीडर किया तो एल लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है, यानी कि जो इनमें आपस में फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा हम लोग का, जैसे जैसे हम लोग लंबाई क्या करेंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे। क्लियर। अब यहां से देखिए कि सेम चीज अगर हम लोग फाइंड करना चाहें इस कंडक्टर आई ए के लिए, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसपे कि करंट आई ए फ्लो कर रहा हो, उसके लिए अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब अगर मैं देखूं कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड अगर अभी निकालें तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ ए बी। उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी, यानी कि ये हो जाएगा फोर्स ऑन कंडक्टर ए ड्यू टू बी। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ए बी लिखना पड़ेगा। और फोर्स किस पे लग रहा है, हम लोग किस पे फाइंड कर रहे हैं, जिसमें कि करंट आई ए फ्लो कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे आई ए, कितने टुकड़े की बात कर रहे हैं, एल लेंथ के टुकड़े की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी होगी, वो होगी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। और वो कौन है, जो यहां पर साइड में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आई बी की वजह से। और उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम होगा क्या, बी बी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको हम लोग अगर निकालें कि बी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर से टोटल लॉ से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही होती है। तो जब हमें मैग्नेटिक फील्ड बी वाले कंडक्टर की वजह से निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे इसको म्यू नॉट आई बी। ठीक है, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी वाले कंडक्टर की वजह से। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, वो है डी, तो रख दिया यहां पर डी। ठीक है, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग पुट करें कहां पर, इस जगह पर, ठीक है, आई बी बी पर, तो ये हो जाएगा आई ए एल और म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। इसको रीअरेंज करके लिखें तो इसको भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए आई बी। ठीक है, यहां पर ये आई ए और यहां पर ये आई बी होगा, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। अब देखिए यहां पर क्या निकल कर आया, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर बी में ए की वजह से वो बराबर है, यानी कि वो जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है फोर्स का कंडक्टर ए में जो फोर्स लग रहा है बी की वजह से। ठीक है, तो एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी। ये जो हम लोग का फोर्स है वो कैसा है, बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो सिंपली हम लोग इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी देख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, जहां पर कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ये जो दो फोर्स लग रहे हैं एफ ए बी और एफ बी ए, इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, तो इसको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जो हमारा राइट हैंड रूल होता है फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में पता चलेगी एल क्रॉस बी करके, क्या करके, एल क्रॉस बी।
और जो एल की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है उस कंडक्टर में। क्लियर? तो अब देखिए ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये जहां पर प्लेस्ड है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। तो यहां पर हमें करना होगा एल क्रॉस बी। तो जब एल क्रॉस बी करेंगे तो एल की डायरेक्शन इधर, एल की डायरेक्शन इधर, एल क्रॉस बी करिए, राइट हैंड का यूज करिए, अपनी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, उनको पुट करिए एल की डायरेक्शन में, ठीक है, एल की डायरेक्शन में पुट करिए और कर्ल कर दीजिए बी की डायरेक्शन में। तो एल क्रॉस बी, तो जब एल क्रॉस बी होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, तो जो थंब है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। जब इस तरीके से कर्ल होंगी फिंगर्स एल क्रॉस बी करने में, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो जो फोर्स की डायरेक्शन निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कुछ इस तरीके से कि लग रहा है कि ये वाला जो कंडक्टर है वो इस कंडक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग इस कंडक्टर में फोर्स देखेंगे, ठीक है, इस कंडक्टर पे फोर्स देखेंगे तो देखिए इस कंडक्टर पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन पे, यानी कि जो एल की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, एल। उसके बाद यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर पुट करेंगे थंब को करंट की डायरेक्शन पे और जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें ये मिल गई करंट की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी वजह से? ये जो यहां पर सेकंड कंडक्टर था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से लगाएंगे राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो देखिए एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी इस तरीके से होगा। एल क्रॉस बी जब होगा तो जो थंब होगा उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन में मिल जाएगी एफ ए बी की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए एफ ए बी और एफ बी ए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो उनका डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। इससे ये बात निकल कर आई कि जब टू पैरेलल करंट्स, अब वो करंट्स यहां पर कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं, तो जब टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है तब उनमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो करंट्स फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात यहां से निकल कर आ गई कि जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तब उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहां पर यह बात क्लियर हुई। तो ये रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उस प्रॉपर्टी से चार्ज की जहां पर कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद आया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में ये भी है कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो अपोजिट नेचर के जब होते हैं तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि करंट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर्स जब पास में रखे होते हैं तो जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है, देखिए सेम डायरेक्शन में जब करंट है, सेम डायरेक्शन में जब करंट है तभी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इनमें डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, जब इनमें डायरेक्शन अपोजिट होगी उस केस में ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उसको आसानी से फाइंड किया जा सकता है राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करिए, ठीक है। एक कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर पर, फिर इस जगह पर आप एल क्रॉस बी देखिए, यानी कि राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट का
यूज करिए और फोर्स की डायरेक्शन पता करिए। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेंगे, यानी कि एक में मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रहा है और एक में इधर, उस केस में जो इनमें फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्सिव। ठीक है, तो ये बात यहां पर बहुत हमें ध्यान देकर याद करनी है कि जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहां पर अभी सेम डायरेक्शन में था तो अट्रैक्शन, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा वहां पर वो रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इसके जस्ट अपोजिट होती है ये चीजें। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने जैसे बताया कि एम्पियर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा यहां पर चीजों को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ने जो ये फोर्स का फॉर्मूला निकाला था एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी और यहां पर एल। ठीक है, डी जहां पर क्या है, इन दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस है, और ये जो एल है ये हम लोग ने एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया था इन इनफाइनाइट साइज्ड कंडक्टर्स की। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर जो ये हमारे कंडक्टर्स हैं वो इनफाइनाइट साइज के हैं, तो उस पे से हमारा ये कंसीडर करना एक छोटी सी लेंथ और उसके बाद फोर्स को कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा जो हमारा एजम्पशन है उसको स्टडी करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो अगर हम लोग एक इनफाइनाइट साइज्ड वायर से लेंथ वाले टर्म को ही हटा दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। कैसे? इस एल को हम लोग क्या ले आएंगे, इधर डिवाइड पे ले आएंगे। ठीक है, और इस क्वांटिटी को डिफाइन कर देंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उससे होगा क्या कि हमें अब ये ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा कि ये जो कंडक्टर्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, यानी कि अगर वो इनफाइनाइट साइज भी हुए तब भी हमारे पास एक नॉन इनफाइनाइट साइज की क्वांटिटी आएगी जिसको कि हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहां पर हम लोग कंडक्टर्स कैसे यूज किए हैं, इनफाइनाइट साइज के, यानी कि लॉन्ग कंडक्टर्स हम लोग ने इस्तेमाल किया है। और लॉन्ग कंडक्टर्स को अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग पूरे लेंथ को कंसीडर कर लें, उस केस में होगा क्या कि अगर फोर्स का फॉर्मूला हम लोग यही यूज करते सर, एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, ये करते तो एल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता वैसे वैसे फोर्स भी हम लोग का बढ़ता जाता। ठीक है, तब हमें चीजों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो हम लोग ने क्या किया कि एल को दोनों तरफ डिवाइड करा दिया, या फिर ये कहिए कि एल इस तरफ डिवाइड पे लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नई क्वांटिटी बन जाएगी एफ बी ए, जिसको कि बोलते हैं एफ बी ए डिवाइडेड बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये जो हमारा बन जाता है वो बन जाता है एफ बी ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी ए, ये स्मॉल एफ बी है, ये कैपिटल एफ बी ए अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, ये एक क्वांटिटी बन गई जिसको कि हम लोग कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग आगे चलकर डिफाइन करेंगे एम्पियर को। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो हमारा ये निकल कर आया एफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, इसको इस्तेमाल करेंगे एम्पियर को डिफाइन करने के लिए। कैसे? एफ बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, ये हम लोग ने लिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। फिर उसके बाद हम लोग ने ये जो दो वायर्स थे उस पे मान लिया कि आई ए और आई बी की वैल्यू सेम है और वो बराबर है 1 एम्पियर के। हम लोग ने मान ही लिया कि इस पे
करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। मान लिया हम लोग कि लेट अस सपोज कि जो करंट फ्लो कर रहा है इन वायर्स पे वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और जो डी लिया, डी हम लोग ने ले लिया, डी क्या था, इन दो वायर्स के बीच की डिस्टेंस, तो उसको ले लिया 1 मीटर, उसको ले लिया 1 मीटर। अब इस पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे तो वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और यहां पर 1 सब 1 हो गया और नीचे 2 पाई। क्लियर, और ये निकल कर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और मीटर की एम, तो न्यूटन पर मीटर ये निकल कर आ गया। अब 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये निकल आ जाएगा 2। ठीक है, तो एफ बी ए निकल कर आ गया, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल कर आ गया कितना, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब देखिए ये जो चीज निकल कर आई, अब क्योंकि जो एफ बी ए है वो बराबर है एफ ए बी के, इसको हम लोग एफ भी लिख सकते हैं, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी। ये होगा क्योंकि अभी ये निकाल कर दिखाया था, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, ये निकाल कर दिखाया था कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्स का वो कैसा है, सेम है। तो हम जो स्मॉल एफ बी है यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू एफ ए बी के लिख सकते हैं, इक्वल टू उसको एफ लिख दिया, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ। ठीक है, इसको सिंपली लिख सकते हैं एफ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे और उन दोनों कंडक्टर्स पे करंट कितना फ्लो कर रहा था, 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा था, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर थी, तो उनमें लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना था, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना था, वो था 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो बस अब इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। ठीक है, हम लोग ने पहले कंसीडर कर लिया कि अगर 1 एम्पियर होता तो इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल कर आता, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल कर आता। तो अब इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और डिफाइन करेंगे एम्पियर को। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे एम्पियर को, और वो क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट which when maintained in each of the two very long straight parallel conductor, देगा very long straight parallel conductors of negligible cross section, यानी कि इनका जो रेडियस है वो कैसा है, बहुत कम है, यानी कि लॉन्ग है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वही अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा कि एल मच ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो इनफाइनाइट साइज का ये बन गया। क्लियर, ये हुआ ऐसा, ये अप्रोक्सीमेशन यहां पर आ गया। तो कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और इन दोनों को क्या किया जाए, 1 मीटर अगर अपार्ट रखा जाए इन वैक्यूम would produce on each of these conductors a force equal to 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होती है स्टेडी करंट की जिसमें कि इतना फोर्स लगे, वही होता है हमारा 1 एम्पियर। तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, दो ऐसे कंडक्टर्स लेते हैं इन्हीं अप्रोक्सीमेशन के साथ और इन्हीं कन्फिगरेशन के साथ कि 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, इन्हीं सब चीजों को रखते हुए इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर करते हैं, और फिर यहां पर फ्लो करना चालू करते हैं करंट। ठीक है, दोनों में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम रखते हैं, और बढ़ाते जाते हैं, और इनके बीच में हम लोग एक डिवाइस रखते हैं जो इनमें लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को कैलकुलेट करता रहता है। और जैसे ही वो वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतने के बराबर होती है, वैसे ही हम लोग कह देते हैं कि अभी जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर के बराबर है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग
1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब 1 एम्पियर अगर हम लोग का डिफाइन हो गया तो इसी 1 एम्पियर का इस्तेमाल करके हम लोग 1 कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो 1 कूलम होता है हम लोग का, वो क्या होता है कि जब एक स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो इस 1 एम्पियर के करंट में अब हमारे पास जो 1 एम्पियर की डिफिनीशन थी वो थी 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड, ये हो गया कूलम। ठीक है, इससे हमारा क्या बन गया, 1 कूलम डिफाइन हो गया कि 1 सेकेंड में अगर हम लोग देखें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है अगर, तो 1 सेकेंड में अगर देखें तो किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा। यानी कि कोई कंडक्टर है, उस पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर हम लोग ने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया। उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलम होगा। तभी हमें यहां पर 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से चीजें हम लोग की डिफाइन होती हैं। हम लोग ने आज क्या पढ़ा, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स, और डिफाइन किया जो हमारी यूनिट थी एम्पियर को। क्लियर। तो आई होप आज का जो सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा एक करंट लूप होता है उसमें टॉर्क एक्ट होता है, तो वो क्यों होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोग का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को भी डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।